बड़ा खतरनाक चलता है, रुको इनमें फूट डालते हैं हम, तो आएंगे और तुम लोगों को सब ऐसे खींच लेंगे ग्रेविटी बना बना करके, क्योंकि आपके अंदर वेदरिंग हो रखी है और आपके अंदर वेदरिंग नहीं है तो उसको पकड़ के वहीं पे चढ़ दोगे। कहोगे भाई आप तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था, तो बोलो तुम्हारे बारे में यार ऐसा कह रहा था, मारो इसको फिर चलो। तो यहाँ हो गया। फिर मास मूवमेंट आर एडेड बाय ग्रेविटी, मास मूवमेंट ग्रेविटी द्वारा एड की जाती है। नो जियोमॉर्फिक एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव, करेंट पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ मास मूवमेंट। मास मूवमेंट में ऐसे कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। दैट मीन्स मास मूवमेंट्स, मामू मुँह में कुछ भी बोल दो, दैट मीन्स मास मूवमेंट्स डू नॉट कम अंडर इरोजन दो देर इज अ शिफ्ट। यद्यपि यहाँ पे तो इरोजन के अंदर नहीं आएगा, यद्यपि यहाँ पे शिफ्ट होता है। एडेड बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी यहाँ पे मदद करती है ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए। तो मटेरियल ओवर स्लोप हैव दियर ओन रेजिस्टेंस, जो स्लोप पे होते हैं उनका अपना रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन लग रहा है, डिस्टर्बिंग फोर्सेस एंड विल यील्ड ओनली व्हेन फोर्स इज ग्रेटर देन द शेयरिंग रेजिस्टेंस। और तभी वो काम करेगा जब शेयरिंग रेजिस्टेंस से वो फोर्स ज़्यादा होगी ऑफ द मटेरियल। तो वीक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, तो जो वीक मटेरियल है, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल हैं, जैसे कि थिनली वेडेड रॉक्स, फॉल्ट, स्टीपी डिपिंग वेट्स, वर्टिकल क्लिफ्स या स्टीप स्लोप्स, अबंडेंट प्रेसिपिटेशन हो गया, टोरेंशियल रेन हो गई, स्कार्सिटी ऑफ वेजिटेशन हो गई, यानी वहाँ पे होल्ड करने के लिए वहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, वो क्या होगा, सारे मिल करके फिर उल्लू बनाएंगे, सारे मिल के मास मूवमेंट लेके आएंगे। सेवरल एक्टिवेटिंग कॉजेज प्रोसीड मास मूवमेंट, तो यहाँ पर मास मूवमेंट जो है वो हो जाता है। दे आर फर्स्ट रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू मटेरियल्स, तो रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू मटेरियल अबव थ्रू नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन्स। तो सबसे पहला चीज़ क्या आता है, यहाँ पे सपोर्ट रिमूव हो जाए, कहाँ से, बिलो से, नीचे से, टू मटेरियल, उन मटेरियल को अबव थ्रू नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन, चाहे वो नेचुरल मीन से हो जाए या फिर आर्टिफिशियल मीन से हो जाए। या फिर दूसरा क्या होता है कि इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ द स्लोप, या फिर ग्रेडियंट बढ़ जाए और या हाइट बढ़ जाए स्लोप का, यानी ग्रेडियंट उनके बीच, यानी जो हाई डेंसिटी है लो डेंसिटी है, ये ग्रेडियंट हो गया, डिफरेंसेस हो गया, उसमें ज़्यादा ग्रेडियंट हो गया। हाइट ऑफ स्लोप, अब स्लोप है ऐसा है, ज़्यादा स्लोप हो गया तो ज़्यादा फोर्स लगेगी। ओवरलोडिंग थ्रू एडिशन ऑफ मटेरियल नेचुरली, अब यहाँ पे ओवरलोडिंग बढ़ गई है, तो इससे भी होगा कि जो है जो वहाँ पे स्ट्रेंथ ऐसे रोक के रखा है। अब मान लीजिए एक ऐसा पेड़ है, ये ऐसा स्लोप है, इसके ऊपर एक ऐसा पेड़ रखा है हमने, अब ये पेड़ जो है ऐसे खड़ा है, इसके ऊपर 2-4 पत्थर पड़े हुए हैं, तो अब इसके ऊपर आ गया बहुत सारा पत्थर आ गया, अब यहाँ पे ऐसे फंस गया यहाँ बीच में। अब यहाँ पे जब ये बीच में फंस जाएगा, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ हिल एंड यहाँ पे एक पेड़ है और इस पेड़ पे अब ऐसे आए 4-5 पत्थर ऐसे टकरा गए, अब ऐसा टाइम आया बहुत सारे पत्थर आ गए, अब इसकी हैसियत से बाहर हो गए, ये भी टूट जाएगा, ये सारे गिर जाएंगे। तो वही चीज़ कह रहा है कि ओवरलोडिंग हो गई, हैवी रेनफॉल आ गया, सैचुरेशन आ गया, लुब्रिकेशन हो गया ऑफ स्लोप का मटेरियल्स का, या फिर रिमूवल ऑफ मटेरियल और लोड फ्रॉम ओरिजिनल स्लोप सरफेस। ऑकरेंस होता है अर्थक्वेक का, एक्सप्लोजन हो गया, मशीनरी हो गई, एक्सेसिव नेचुरल सीपेज हो गया, हैवी ड्रॉन ऑफ वाटर फ्रॉम लेक्स हो गया, रिजर्वायर्स हो गया। एक साथ देखिए कितने सारी जो लैंडस्लाइड है यहाँ पे हो रखी हैं, और रिजर्वायर्स से पानी एक साथ में बहुत फोर्स आ गया पानी का। स्लो आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अंडर स्लोप और रिवर बैंक, नीचे से स्लो आउटफ्लो हो रहा है यहाँ पे। इनडिस्क्रिमिनेट रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो गया, इनडिस्क्रिमिनेट रिमूवल हो रहा है यहाँ पे, यानी यहाँ पर कुछ देखा नहीं जा रहा कि कौन सा कम, कहाँ कम करना, कहाँ ज़्यादा, सभी एक साथ हो रहे हैं। हीव मतलब हैविंग अप ऑफ सॉइल्स ड्यू टू फ्रॉस्ट ग्रोथ, फ्रॉस्ट ग्रोथ ज़्यादा हुई, उसके ऊपर वो मॉइस्चर ज़्यादा है, फ्रॉस्ट ग्रोथ ज़्यादा हुई, तो यहाँ पे हीविंग हो जाएगा, हीव हो जाएगा, यानी हैविंग अप ऑफ सॉइल हो जाएगा। फ्लो और स्लाइड होगा, आर द 3 फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट। तो यहाँ पे हीव, फ्लो और स्लाइड, ये 3 प्रकार के फॉर्म्स होते हैं मूवमेंट के। 6.5 में हम देखेंगे इसको। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गायब हैं। 6.5 देखिए, 6.5 है ही नहीं। सो द रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट, तो ये रिलेशनशिप दिखाता है डिफरेंट टाइप ऑफ मास मूवमेंट में। दियर रिलेटिव रेट्स ऑफ मूवमेंट एंड मॉइस्चर लिमिट करता है। फिर यहाँ पे 6.6 में हम क्या देखते हैं, आइए आगे लैंडस्लाइड्स की बात करते हैं। लैंडस्लाइड क्यों होती है, दे आर रिलेटिवली रैपिड एंड परसेप्टेबल होती हैं मूवमेंट्स।
द मटेरियल इन्वॉल्व आर रिलेटिवली ड्राई, इसमें ड्राई मटेरियल होते हैं। साइज एंड शेप ऑफ द डिटैच मास डिपेंड करता है किस पर, नेचर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज ऑफ द रॉक्स पर, कि नेचर उसका कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूटीज कैसी हैं रॉक्स की, अलग अलग टाइप के रॉक्स हैं, डिग्री है कितनी डिग्री में वेदर्ड हो गए हैं, कौन से ज़्यादा वेदर्ड हैं, स्टीपनेस कितनी ज़्यादा है स्लोप की, डिपेंड करता है टाइप ऑफ मूवमेंट, कौन सी मूवमेंट हो रही है, मटेरियल कितनी तादाद में आ रहे हैं, कितने ज़्यादा फोर्स आ रहे हैं, कौन सा एक्सर्ट ज़्यादा कर रहा है, और वो सारे मिल करके क्या उतनी फोर्स जनरेट कर रहे हैं कि बहुत सारे को लेकर के आगे बढ़ सकें। तो ये भी चीज़ होती है कि अगर आप किसी को रैली में लेके जाना चाहते हैं तो होता है कि आप कितने इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं, आपके पास कितना पावर है, मनी पावर हो, कोई भी पावर हो, आप कैसे बरगला रहे हैं, कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कैसे पैसे से या किसी भी चीज़ से उनको अपने पास बुला रहे हैं, अपनी रैली में बुला रहे हैं। तो यहीं पे होता है। जैसे अभी आप गांव वगैरह में देखेंगे, शहर में देखेंगे, कहीं भी देखेंगे तो भैया तुम अपनी कार लेके आ जाना, एक रील तो बन ही जाएगी तुम्हारी, प्लस उसी के साथ फ्री डीजल मिल जाएगा, फ्री पेट्रोल मिल जाएगा, 100 200 रुपये सबको मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ आपको खाना भोजन पानी फ्री मिल जाएगा। और कभी तुम्हारा काम होगा नेताजी से तो कॉल करना, बस एक कॉल में तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। देन यू आर गिविंग दिस काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस, एंड इफ दिस काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑल्सो अवेलेबल हियर, तो वहाँ पर भी लैंडस्लाइड हो जाएगी। तो स्लम्प इज स्लिपिंग ऑफ वन और सेवरल यूनिट, तो स्लम्प जो होते हैं स्लिपिंग, स्लिप होता है वन छोटा एक या फिर सेवरल यूनिट ऑफ रॉक डेब्रिस का विद बैकवर्ड रोटेशन। अब उसमें बैकवर्ड रोटेशन होती है, जैसे ये देखिए ये ऐसे गिरेगा तो ये नीचे से गिरेगा, ये ऊपर ऐसे जाएगा, ठीक, ये बैकवर्ड रोटेशन होता है। तो हमेशा कोई भी चीज़ अगर ये स्लोप पकड़ के ऐसे आएगी तो ये हमेशा आप देखेंगे कि इसके अंदर ऐसे घुसती रहेगी और ये ऐसा लगेगा कि इसका मूवमेंट इस साइड में हो रहा है, लेकिन ये नीचे से ऐसे ऐसे को आगे बढ़ती रहेगी ऐसे, ठीक। तो ये बैकवर्ड रोटेशन इसमें देखने को मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू द स्लोप ओवर विच द मूवमेंट टेक्स प्लेस। रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग इसमें देखने को मिलेगी। तो यही चीज़ आपको मैंने दिखा दी इसमें। ऑफ अर्थ डेब्रिस में देखेंगे विदाउट बैकवर्ड रोटेशन ऑफ द मास इज नोन एज डेब्रिस स्लाइड। और अगर यहाँ पे बैकवर्ड रोटेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा तो ये सीधे ऐसे स्लाइड करती हुई चली जाएगी, ऐसे ऐसे स्लाइड कर रही है तो इसको हम कहेंगे स्लाइड। और यहाँ पे अगर हमें बैकवर्ड रोटेशन देखने को मिलेगा तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको रोलिंग, रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग कहेंगे ऑफ अर्थ। तो इसको क्या कहेंगे, स्लम्प कहेंगे, ठीक है। और इसको कहेंगे डेब्रिस। तो डेब्रिस फॉल इज नियर, डेब्रिस स्लाइड कहेंगे तो, और डेब्रिस फॉल इज नियरली फ्री फॉल। तो डेब्रिस फॉल जो होती है वो नियरली फ्री फॉल होती है। इस डेब्रिस अर्थ डेब्रिस फ्रॉम वर्टिकल और ओवर हैंगिंग फेस से ऐसे डायरेक्ट गिर जाती हैं, फ्री हैंगिंग होती हैं ये। स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल रॉक मासेस डाउन बेडिंग जॉइंट और फॉल सर्फेसेज आर रॉक स्लाइड्स। और स्लाइड होना, रॉक कैसे गिरती है, ऐसे रॉक गिरती है, ऐसे ऐसे गुत्थम गुत्था हो जाती है, गोल गोल ऐसे। आप किसी चीज़ को गिराइए, बॉल को फेंकिए तो कैसे ऐसे गिरती है, लेकिन भैया हम तो ऐसे सीधे जाएंगे, ऐसे नहीं होती, वो तो गोल गोल सी है, गोल गोल गोली गोली सी है, तो ऐसे 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 होके कैसे भी जाएगी। आपने देखा होगा बहुत सारी पिक्चर में क्या होता है, हीरो रहता है वो कहीं पहाड़ों पे जाता है, और पहाड़ों पे क्या होता है कि ऐसे छोटी सी एक बॉल आती है और ऐसे पूरे बर्फ़ वाले मैदान है, चारों तरफ बर्फ़ वाला मैदान भरा पड़ा है, और वहाँ पर एक छोटी सी बॉल जो है वो ऐसे ऐसे आती है, रोल करने लगती है, और रोल करते 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 वो बड़ा बर्फ़ का गोला बन जाती है। और बड़ा बर्फ़ का गोला देखेंगे वो बड़ा बड़ा होते चला जाता है, और इतना बड़ा हो जाता है कि हीरोइन को अब डर लगने लगता है उससे। और फिर वो स्कीइंग करते हुए आता है, हीरोइन को पकड़ता है, अपने कंधे पे बैठाता है और उस गोले से बचने की कोशिश करता है। तो वही चीज़ है, बस ऐसे गोला गोली आती है। और ये कार्टून वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा, टॉम एंड जेरी जो देखते हैं। ओवर स्टीप स्लोप्स रॉक स्लाइडिंग इज़ वेरी फास्ट। और ज़्यादा स्टीप स्लोप होगा, जितना ज़्यादा स्टीप ऐसे होगा तो ऐसे झट से गिर जाओगे, ऐसे होगा तो धीरे धीरे गिरोगे, ऐसे हो जाएगा तो इस साइड गिर जाओगे, रुकोगे नहीं। ये मत सोचो कि इधर होगा तो बहुत तेज़ गिरेंगे, इधर होगा तो गिरेंगे नहीं, भैया ऐसे होना चाहिए। अगर ऐसे हुए तो गिरना तो है, चाहे इधर से गिरोगे चाहे इधर से गिरोगे, ऐसे होगे तो धरती फाड़ के सीना चीर के नहीं जाओगे, ये चीज़ समझ लेना। फिगर 6.7 शोज लैंड स्लाइड स्कार्स ओवर स्टीप स्लोप्स। तो यहाँ पे दिखा रहा है स्टीप स्लोप पर 6.7 लैंड स्लाइड स्कार शिवालिक हिमालय रेंजेस में है। कहाँ, शारदा एट इंडिया नेपाल बॉर्डर, उत्तर प्रदेश। जय हिंद जय भारत, उत्तर प्रदेश। बेडिंग प्लेन्स दैट डिप डीपली, जो कि ऐसे वेडिंग प्लेन जो कि डिप करते हैं स्टीपली। रॉक फॉल इज फ्री फॉलिंग ऑफ द रॉक ब्लॉक्स ओवर एनी स्टीप स्लोप कीपिंग इट सेल्फ अवे फ्रॉम द स्लोप, अपने आप को स्लोप से दूर रखती है। ये लाइन जो है आपको यही बता रहा है। रॉक फॉल्स ऑकर फ्रॉम सुपरफिशियल लेयर्स, तो जो रॉक फॉल होती है वो सुपरफिशियल लेयर्स के रूप में होती है ऑफ द रॉक्स फेस एंड ऑकरेंस दैट distinguishes it from the rock slide, जो कि इसको रॉक स्लाइड से अलग बनाती है। विच अफेक्ट मटेरियल्स अप
टू अ सस्टेंशियल डेप्थ, जो कि आप अफेक्ट करती है मटेरियल्स को एक सस्टेंशियल डेप्थ तक, अच्छी खासी डेप्थ तक। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बिटवीन मास वेस्टिंग एंड मास मूवमेंट विच टर्म डू यू फील इज मोर अप्रोप्रिएट, वाई कैन सॉलिफ्लेक्शन एंड solidification be included under rapid flow movements, why it can be and can't be। ठीक है। इन आवर कंट्री डेब्रिस avalanches and landslides occur very frequently। हिमालय में हमें देखने को मिलेंगे avalanches और लैंडस्लाइड। देयर आर मेनी रीजन फॉर दिस, बहुत सारे रीजन है इसके, क्योंकि हिमालय जो है टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है और इस वजह से भी होता है। और ये मोस्टली किससे बने हुए हैं, सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं और अनकंसोलिडेटेड और सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉजिट से हैं। मतलब यहाँ पे वेदरिंग काफ़ी आसान हो जाएगी। स्लोप इसके स्टीप हैं कंपेयर टू हिमालय जो नीलगिरी हैं बॉर्डरिंग द तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और वेस्टर्न घाट में आर रिलेटिवली टेक्टोनिकली स्टेबल है। यहाँ पे कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं हो रही। दे आर टेक्टोनिकली स्टेबल एंड दे आर टेक्टोनिकली स्टेबल एंड दैट्स द रीजन व्हाई दे आर टेक्टोनिकली स्टेबल। और इसकी वजह से क्या होता है कि वो उसमें ज़्यादा आपको एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। फिर स्टिल डेब्रिस एवलांचेस आपको जो देखने को मिलते हैं और लैंडस्लाइड्स मिलती हैं वो भी वहाँ पे देखने को मिलेंगी, पर इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। वहाँ पे फिर दूसरे फैक्टर्स काम करेंगे। और दो नॉट एज फ्रिक्वेंटली एज हिमालयाज इन दिस इज वाई मेनी स्लोप्स आर स्टीपर with almost vertical cliffs and escarpments, the western Ghat Nilgiris mechanical weathering due to temperature changes, ranges and in pronouns। यहाँ पे टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, वेदरिंग होती है, मैकेनिकल वेदरिंग होती है, दैट्स द रीजन वाई यहाँ पे टेक्टोनिकली स्टेबल होने के कारण भी यहाँ पे आपको एवलांचेस वगैरह या यहाँ पे जो कि लैंडस्लाइड्स हैं वो देखने को मिलती हैं। दे रिसीव हैवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, क्यों? क्योंकि अरेबियन सी से डायरेक्ट ऐसे आएगी हवा आएगी तो उससे टकराएगी, वहाँ पे टकरा के या फिर ओरोग्राफिक लिफ्ट हो जाएगा, ओरोग्राफिक लिफ्ट होगा तो वहाँ पे आपकी कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाएगी एंड द क्लाउड फॉर्मेशन वुड बी देयर। और उस वजह से लीवर्ड साइड में आपकी लीवर्ड साइड में होगी या विंडवर्ड साइड में होगी, आप ये बताइए। तो आपकी वहाँ पे बारिश हो जाएगी, किस साइड में होगी कमेंट करके बताइए। इरोजन एंड डिपोजिशन, ये क्या होता है? इरोजन इन्वॉल्व्स एक्विजिशन। जो इरोजन होता है वो एक्विजिशन इन्वॉल्व करता है और ट्रांसपोर्टेशन होता है इसमें ऑफ रॉक डेब्रिस। ठीक। अब व्हेन मैसिव रॉक ब्रेक, जब बहुत बड़ी चट्टान ब्रेक होती है इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स थ्रू वेदरिंग प्रोसेस एंड इन द प्रोसेस किसी और प्रोसेस से इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट जैसे कि रनिंग वाटर हो गए, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स रिमूव एंड ट्रांसपोर्टेड टू अदर प्लेसेस डिपेंडिंग अपॉन द डायनेमिक ऑफ द अर्थ एंड दीज एजेंट्स। तो यहाँ से वो किसी और जगह इसको लेके जाते हैं। जैसे कि अब्रेजन हो गया, अब्रेजन जो एक प्रोसेस है वो क्या होती है? अब्रेजन बाय रॉक्स डेब्रिस कैरिड बाय दीज जियोमॉर्फिक एजेंट्स ऑल्सो एड ग्रेटली इन इरोजन। अब अब्रेजन क्या होता है? जैसे कि अब कोई रॉक है ऐसे वहाँ से टूट गई, अब्रेज हो गई, अब वो आगे ऐसे बढ़ जाएगी। बाय इरोजन रिलीफ डिग्रेड एंड द लैंड स्केप इज वोर्न डाउन। और जो लैंड स्केप है वो वोर्न डाउन हो जाता है। वोर्न डाउन मतलब कट फट जाएगा वहाँ पे, तो चेंजेस नज़र में आएंगे। दैट मीन्स दो वेदरिंग एड्स इरोजन। इसका मतलब क्या है कि वेदरिंग एड तो करती है इरोजन में बट इट इज़ नॉट प्री कंडीशन। पर वेदरिंग ऐसी कोई प्री कंडीशन नहीं है कि ये होनी चाहिए फॉर इरोजन टू टेक प्लेस। मतलब ये समझिए कि पहले कह रहे थे वेदरिंग होगी, लेकिन वेदरिंग इरोजन में होने में मदद तो करती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है कि वेदरिंग हो ही, क्योंकि हो सकता है कि बहुत बड़ा पार्ट ही ऐसे टूट के गिर जाए, तब क्या करोगे? वेदरिंग, मास वेस्टिंग एंड इरोजन आर डिग्रेडेशनल प्रोसेस। तो ये डिग्रेड करती हैं, डिग्रेडेशनल प्रोसेस हैं। जो किसी चीज़ को अपग्रेड करेगा, बढ़ाएगा, वो अपग्रेडेशन होगा। जो किसी चीज़ को कम करेगा वो डिग्रेडेशन प्रोसेस होगा। इट इज़ इरोजन दैट इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल। और इरोजन जो होता है वो लार्जली रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्टिन्यूअस चेंजेस के लिए। द अर्थ सरफेस इज अंडरगोइंग। तो यहाँ पे इरोजन होगा, जितनी ज़्यादा मृदा क्षरण होने लगेगी, पर छोटे छोटे पानियों से वो चलता रहेगा, हटता रहेगा, करता रहेगा, और वो फिर एक दिन ऐसा फॉर्म आता है कि वो बड़ा बड़ा फॉर्म ले लेता है, आपका लैंडस्लाइड का फॉर्म ले लेगा या स्लस का फॉर्म ले लेगा, और वो फिर अपने साथ वेदरिंग भी करेगा, इरोजन भी करेगा, मास वेस्टिंग भी करेगा, लैंडस्लाइड भी करेगा, एक साथ सब मिलके बढ़िया सब कुछ कर डालते हैं। फिगर 6.1 इंडिकेट करता है। फिगर 6.1 देखने हम कहाँ जाएंगे, आप देख लीजिएगा। डिग्रेडेशनल प्रोसेस लाइक इरोजन, जैसे कि इरोजन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कंट्रोल होता है किससे? काइनेटिक एनर्जी से। इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अर्थ मटेरियल इज ब्रॉट अबाउट बाय द विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, वेव्स, ग्राउंड वाटर। ऑफ दीज फर्स्ट 3 एजेंट्स आर कंट्रोल बाय क्लाइमेटिक कंडीशन। इसमें से पहले 3 क्लाइमेटिक कंडीशन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मतलब घुमा फिरा के वही चीज़ बता रहा है, पर इसमें थोड़े छोटे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको और बेटर तरीके से समझने में मदद कर रहा है। और इसको अगर एक बार बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ लेंगे तो जीवन में आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दे रिप्रेजेंट 3 स्टेट्स। तो 3 तरीके के स्टेट्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं। गैसियस, विंड, लिक्विड, रनिंग वाटर।
और यहाँ पर सॉलिड यानी ग्लेशियर्स हो गए। तो क्या आप कंपेयर कर सकते हैं 3 क्लाइमेटिकली कंट्रोल एजेंट्स को। द वर्क ऑफ अदर 2 एजेंट्स ऑफ द इरोजन वेव्स एंड ग्राउंड वाटर इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेट। और यहाँ पे जो काम होता है आपके वेव्स का, ग्राउंड वाटर का, वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्लाइमेट से। क्लाइमेट का काम कितना है, क्लाइमेट का काम है कि आई बारिश हो गई तो हो गई। अब ग्राउंड वाटर जो है वो पानी कहाँ गया, नीचे से गया, कहाँ से वो बना रहा है, किफर कहाँ है, क्या उससे क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, और उसमें उसका कोई कंट्रोल भी नहीं है। अब वो भैया जैसा ड्रेनेज होगा, जैसा रिलीफ होगा, जहाँ मर्जी होगी वैसे वैसे जाएगा, जैसा स्लोप उसको मिल जाएगा तो उसमें वो क्या कर सकता है, वो जैसे हो रही है प्रोसेस उस तो चलती रहेगी। इन केस ऑफ वेव्स इट इज़ द लोकेशन अलोंग द इंटरफेस ऑफ लिथो एंड हाइड्रोस्फीयर। तो वेव्स के मामले में क्या होता है कि वो वैसी लोकेशन होती है कहाँ, इंटरफेस ऑफ लिथो, किसी चट्टान के इंटरफेस पर, और हाइड्रोस्फीयर में जहाँ पे आपको हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पानी हो, ऐसा जगह हो, या कोस्टल रीजन देखेंगे, दैट विल डिटरमाइन द वर्क ऑफ द वेव, और ये वेव्स की वर्क को बताएगा। जैसे वेयर आज द वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर इज डिटरमाइंड मोर बाय लिथोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द रीजन। तो जो ग्राउंड वाटर का है वर्क, वो ग्राउंड वाटर का वर्क क्या कि वहाँ पे लिथोलॉजिकल कैरेक्टर कैसा है, वहाँ की चट्टानें कैसी हैं, परमिएबल हैं, नॉन परमिएबल हैं, किस प्रकार से काम कर रही हैं। और एक इरोजन जो आपके ओशंस में भी होता है, वैसे चट्टानें आएंगी, जैसे ये आपका फॉर एग्जांपल आपका ये समुद्र है, अब यहाँ से समुद्र से वेव्स आ रही हैं और यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे आप देखेंगे केप्स वगैरह भी बना देती हैं, ऐसे काटती रहेंगी, तो फिर किसी टाइम कोई टाइम ऐसा आएगा यहाँ पे ये ऐसी हो जाएंगी, ये इतनी अंदर घुस जाएंगी, और फिर इसको काटते काटते एक दिन ऐसा आएगा कि ये टूट के नीचे गिर जाएगा। और आपने बहुत सारे ड्राइवर्स को देखा होगा जो कि इस पे चढ़ करके रील बना के ऐसे पानी के अंदर कूदते हैं और वहाँ पे स्विमिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। इफ़ द रॉक्स आर परमिएबल, ये देखिए यही आगे चीज़ कर रहा है, परमिएबल है, सॉल्यूबल है, वाटर इज अवेलेबल ओनली देन कास्ट टोपोग्राफी डेवलप। फिर कास्ट टोपोग्राफी आ जाएगी कहीं। कास्ट टोपोग्राफी क्या होती है, उसमें ऐसे वैसे छेद वेद आपको नज़र में आने वाले हैं। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल बी डीलिंग, और नेक्स्ट चैप्टर में तो कम से कम आप इसको डील करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में तो ऐसी ऐसी भाषा बताती है दिमाग आपका हरियर हो जाएगा लैंड फॉर्म्स में। बस उसमें आप ऐसे इमेज देख लीजिएगा, इमेज देख के तब उसको पढ़िएगा, एक एक फिगर ध्यान से देखिएगा, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बाकी उसमें जो चीज़ बताता है ना, कैसे आएगा, ये करेगा वो करेगा, तो उसमें मज़ा आता है। लैंड फॉर्म पढ़ने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, क्यों? क्योंकि वो सबसे अच्छा चैप्टर होता है यार। जो चीज़ आपको थोड़ी हार्ड लगे ना, जो चीज़ आपको लगे कि यार इसको देखने में ज़्यादा समझ में आता है, पढ़ने में कम समझ में आता है, उसको कहो बहुत पढ़ने में मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि मैंने देख के समझ लिया है। Have a positive attitude and you are going to conquer it. Okay, deposition is a consequence of erosion. जो deposition होता है वो consequence किसका होता है, erosion का होता है। और दो the erosional agents lose their velocity, जो erosional agents होते हैं अपनी velocity lose करते हैं, और hence energy on the gentler slope and the material carried by them start to settle themselves। फिर जैसे जैसे नीचे आएंगे उनकी एनर्जी ऐसे लूज होने लगेगी और उसके बाद वो सेटल होना शुरू हो जाएंगे। दूसरे वर्डों में कहेंगे डिपोजिशन इज नॉट एक्चुअली द वर्क ऑफ एनी एजेंट। डिपोजिशन किसी एजेंट का काम नहीं होता। द कोर्सल मटेरियल गेट डिपॉजिटेड फर्स्ट, जो सबसे कोर्सल मटेरियल होते हैं वो जल्दी आएंगे, वो जल्दी डिपॉजिट हो जाएंगे। फाइनर वंस लेटर, फाइनल बाद में आते हैं, धीरे से आते हैं, क्योंकि जिसकी यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी वो जल्दी आएगा। कोर्सर है तो कोर्स है वो ऐसे ऐसे घूम के बढ़िया फास्ट रफ्तार में, वेट ज़्यादा है वो बहुत जाएगा। और ये छोटे छोटे वाले धीरे धीरे से हमारे प्यारे प्यारे से जो हैं वो धीरे धीरे से आएंगे, उसके ऊपर जमेंगे। बाय डिपोजिशन डिप्रेशन गेट फिल्स, और डिप्रेशन जो होते हैं इन डिपोजिशन से ये फिलअप हो जाते हैं। और द सेम इरोजनल एजेंट्स रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव, ग्राउंड वाटर, इतनी बार आगे है जिसको आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव एंड ग्राउंड वाटर, यानी WW हो गया, GG हो गया, R हो गया, यानी WWRRG, यानी WWGGR, ठीक है। एज अग्रेडेशनल और डिपोजिशनल एजेंट्स व्हाट हैपेंस टू द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू इरोजन। अब होता क्या है भैया, अब क्या होगा भैया, अरे भैया व्हाट हैपेंस टू द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू इरोजन एंड डिपोजिशन इज एलैबोरेटेड। अब होगा क्या होगा, इतना सब कुछ पढ़ा दिए, पूछ रहे हैं क्या होगा। इन नेक्स्ट चैप्टर ऑन द लैंडफॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन आप ये जानेंगे। अच्छा ठीक है। देयर इज अ शिफ्ट ऑफ मटेरियल इन द मास, तो अगर शिफ्ट है मटेरियल ऑफ मास मूवमेंट का, एज वेल एज इन इरोजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इरोजन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वाई कांट बोथ बी ट्रीटेड एज वन एंड द सेम, और तो कुछ दोनों एक जैसा क्यों नहीं ट्रीट कर सकते, सारे मिलकर उल्लू बना रहे हैं इसलिए। कैन देयर बी अप्रिशिएबल इरोजन विदाउट रॉक्स अंडर गोइंग वेदरिंग, क्या यहाँ पे एक अप्रिशिएबल इरोजन हो सकता है बिना रॉक्स के अंडर गोइंग वेदरिंग, बिना अगर रॉक अगर वेदर ही ना हो तो उसमें क्या इरोजन पॉसिबल है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। काट के जाओ, काट दो
बस काट दोगे तो हो जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा। सॉइल फॉर्मेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे हमारा सॉइल फॉर्मेशन आ गया है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब इस यहाँ पे कितना बचा है, एक तो चलिए सॉइल फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं और इसी में पूरा ये ख़त्म कर देता हूँ, ठीक, कि नेक्स्ट चैप्टर में ख़त्म करूँ। आप जैसा कहें वैसा किया जाएगा। सॉइल के बारे में तो थोड़ा सा है ही, थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं। सॉइल फॉर्मेशन की बात करता हूँ तो यू सी प्लांट्स ग्रोइंग इन सॉइल। आप लोगों ने देखा है जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं सॉइल में। और यहाँ पर यू प्ले इन द ग्राउंड एंड कम इनटू कांटेक्ट विद द सॉइल। आप जो है ग्राउंड में खेलते हैं और आप कांटेक्ट में किससे आते हैं, सॉइल से आते हैं। यू टच एंड फील सॉइल। आप छूते हैं और फील करते हैं सॉइल को, आपके क्लोथ्स में लग जाता है। कैन यू डिस्क्राइब इट। क्या आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या। सॉइल इज़ अ डायनेमिक मीडियम। एक सॉइल डायनेमिक मीडियम होता है, चेंज होता रहता है। मेनी केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के साथ ये जाता है जो कि कॉन्स्टेंटली चलती रहती हैं। सॉइल इज़ द रिजल्ट ऑफ डीके। जो सॉइल है वो डीके का रिजल्ट होता है, यानी इट ऑल्सो द मीडियम फॉर द ग्रोथ। यहाँ पर मीडियम भी है ये किसका, ग्रोथ का। इट इज़ चेंजिंग एंड डेवलपिंग बॉडी। ये चेंज होती रहती है, डेवलप होती रहती है। इट हैज़ मेनी कैरेक्टरिस्टिक। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि फ्लक्चुएट करती हैं विद सीजन्स, अलग अलग सीजन्स के साथ। इट मे बी अल्टरनेटिंग कोल्ड एंड वार्म और ड्राई एंड मॉइस्ट। इसमें भी अल्टरनेटिवली कोल्ड, वार्म, मॉइस्ट, ड्राई ये हो सकती है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इज स्लोड और स्टॉप इफ द सॉइल बिकम्स टू कोल्ड और टू ड्राई। यदि सॉइल बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गई, ड्राई हो गई तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे रुक भी सकती हैं। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या होती है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कैसे होती है सॉइल फॉर्मेशन। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सॉइल फॉर्मेशन और पेडोजेनेसिस क्या होती है, इसको पेडोजेनेसिस भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं डिपेंड करती है फर्स्ट वेदरिंग के ऊपर। जब फूट पड़ेगी तो वेदरिंग होगा, वेदरिंग मेंटल कर जाएगा। डेप्थ ऑफ वेदर्ड मैटेरियल विच इज़ द बेसिक इनपुट फॉर द सॉइल टू फॉर्म। तो यहाँ पर एक बेसिक मटेरियल होता है। फर्स्ट द वेदर मटेरियल टू ट्रांसपोर्टेड, फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट आर कॉलोनाइज्ड बाय बैक्टीरिया एंड अदर इंफीरियर प्लांट्स लाइक मॉसेस एंड लीचेंस। और फिर यहाँ पे जो वेदर्ड मटेरियल है या ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट है वो कॉलोनाइज किया जाएगा किसके द्वारा, बैक्टीरियाज के द्वारा और अदर इंफीरियर प्लांट्स के द्वारा, जैसे कि मॉसेस हो गए, लीचेंस हो गए। और ऑल्सो सेवरल माइनर ऑर्गेनिज्म में टेक शेल्टर, और कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी यहाँ पे शेल्टर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे शेल्टर लेंगे विद इन द मेंटल एंड डिपॉजिट्स, मेंटल में और यहाँ डिपॉजिट्स में। द डेड रिमेन्स ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स हेल्प इन ह्यूमस एक्युमुलेशन। और ये सब मिल करके जो मरे जुरे इधर उधर हैं वो सब मिलके ह्यूमस एक्युमुलेशन करते हैं जो कि फर्टिलिटी ऐड करती है। माइनर ग्रासेस, छोटी छोटी ग्रासेस हो गई, फर्न्स हो गए, ये ग्रो कर सकते हैं लेटर। फिर बुशेज आएंगी, फिर ट्रीज आएंगी, स्टार्ट टू ग्रोइंग थ्रू सीड्स ब्रॉट इन बाय द बर्ड्स एंड विंड्स। अगर सीड यहाँ पे आ जाती हैं बर्ड्स और विंड के जैसा तो प्लांट रूट पेनिट्रेट करेगी डीप, और यहाँ पे फिर प्लांट जो आएंगे उनकी जो रूट्स हैं वो डीपली जो है पेनिट्रेट कर जाएंगी। बरोइंग एनिमल्स ब्रिंग अप पार्टिकल्स, जो बरोइंग एनिमल्स हैं वो पार्टिकल लेके आएंगे। मास ऑफ मटेरियल बिकम पोरस और स्पंजेस लाइक विद द कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। तो यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ जाएगी रिटेन करने की वाटर की, एंड टू परमिट द पासेज ऑफ एयर एंड फाइनली अ मैच्योर सॉइल। और वहाँ पे एयर पास होगा तो हो सकता है कि वहाँ से कुछ आ जाएँ आपके, और ऐसी कोई फसल मिल जाती है जो कि राइजोबियम ओजियम को भी लाती है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं, तो इससे भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फॉर्म्स। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बनता है जिसमें क्या क्या होता है, आपका मिनरल होता है और आपका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इज वेदरिंग सोलिडली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑयल फॉर्मेशन, इफ नॉट वाई। क्या वेदरिंग ही एकमात्र ज़रूरत है? नहीं, वेदरिंग नहीं, उसके साथ और कोई कई चीज़ें होनी चाहिए। ह्यूमस होना चाहिए, कंपाउंड्स होने चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए। पेडोलॉजी साइड, पेडोलॉजी क्या होती है? सॉइल साइंस होती है। पेडोलॉजिस्ट इज अ सॉइल साइंटिस्ट। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर क्या होते हैं? सबसे पहला पेरेंट मटेरियल क्या है, कौन सी रॉक आ रही है। आप आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ से आ रहे हो, तो उससे आपको पता चलेगा। टोपोग्राफी कैसी है कि कितने ज़्यादा दूर से आ रही है, कैसे टोपोग्राफी है। क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी वहाँ पे क्या हो रही है, ह्यूमस हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, फर्टिलिटी रिटेन कर पा रही है नहीं कर पा रही है। झूमिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखे हैं आपकी, वहाँ पे जला देते हैं तो फिर वहाँ पे जो है सारा जो बर्न होता है वो आता है। फिर बहुत दिन बाद फिर वहाँ पे रिप्लेनिश होती है, ग्रोथ होती है। फिर कहीं और जाएंगे, वहाँ फसल उगाएंगे 2-3 बार, फिर वहाँ भी ख़राब होगा तो वहाँ भी जला देंगे। तो ऐसे होता है। फिर टाइम है कि उसको टाइम कितना लग रहा है। 1 बार 2 बार आपने यूज़ किया, सॉइल डिग्रेड हो गए, मिनरल सारे उसके पेड़ों ने ले लिया, आपकी फसल ने मिनरल खा लिया, अब वो दोबारा रिप्लेनिश नहीं हो पाई, खुद को जो है अपने पुराने स्टेबल फर्टाइल पोजीशन में लेके नहीं आए, तो उसकी फर्टिलिटी, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। इनफैक्ट सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर एक्ट इन यूनियन एंड अफेक्ट द
एक्शन ऑफ वन अनदर, और ये अफेक्ट करते हैं, यूनियन में काम करते हैं, और ये अफेक्ट करते हैं एक्शन एक दूसरे के। पेरेंट मटेरियल क्या होता है? पेरेंट मटेरियल इज अ पैसिव कंट्रोल फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन, एक पैसिव कंट्रोल होता है इसका। पेरेंट मटेरियल कैन बी इन सीटू और ऑन सीटू वेदर्ड रॉक्ड। इन सीटू रॉक्ड वेदर्ड होते हैं या फिर ऑन सीटू होते हैं, यानी ये ऐसे जो है कहीं अगर देखेंगे वेदरिंग हो रही है वहाँ से आ रहे हैं या फिर किसी और एजेंट के थ्रू लाए जा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। ये फिर मिले भी हो सकते हैं। रेजिडुअल सॉइल्स यहाँ पे हो सकती है, जो कि एक कहीं पे आकर के बची हुई सॉइल्स हैं, रॉक डेब्रिस हो गया, और वो आकर के नीचे फ्लड प्लेन्स में, फॉर एग्जांपल आपका गंगा प्लेन्स है। अब गंगा प्लेन्स में क्या होता है? गंगा प्लेन्स में ऊपर से हिमालय से आई और वहाँ के आसपास के जो रॉक्स हैं वो सब लेके आए, फिर धीरे धीरे वो उसने सैंड बनाया, पेबल्स बनाए, स्टोन, सैंड, पेबल, फिर ऐसे पेबल्स बनाते बनाते वो सैंड बन गया। सैंड बनने के बाद वो फिर प्लेन्स में जा करके इधर उधर फैल गया और लैंड को फर्टाइल कर दी। ये प्रोसेस सेडिमेंटेशन का लाखों सालों से चलता आ रहा है, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन टेक्सचर। अब सॉइल का टेक्सचर कैसा है, साइज ऑफ डेब्रिस के ऊपर डिपेंड करता है। बड़े बड़े डेब्रिस आए तो अब उस वो और कितनी दूर जा रहा है, कहाँ तक बन रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। डिपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन्स, यानी वो डिपोजिशन जो इंडिविजुअल ग्रेन्स हैं या आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनका डिपोजिशन कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, पार्टिकल उनमें कौन कौन से हैं, एज वेल एज द मिनरल एंड केमिकल कंपोजिशन उनका क्या है, किस मिनरल्स में वो ज़्यादा एक्टिव हैं, उसमें ज़्यादा मिनरल्स कौन कौन से पाए जा रहे हैं। रॉक डेब्री ऑफ रॉक डेब्रिस एंड डिपॉजिट्स। नेचर एंड रेट ऑफ वेदरिंग, नेचर कैसा है वेदरिंग का और रेट क्या है वेदरिंग का, ये भी डिपेंड करता है। एंड डेप्थ ऑफ द वेदरिंग मेंटल आर इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन अंडर द पेरेंट। तो यहाँ पे जो आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं वो क्या होता है, डेप्थ क्या है वेदरिंग की, कितना ज़्यादा वेदर्ड हुआ है, मेंटल और इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस ये हो जाती हैं। देयर में भी डिफरेंस इन सॉइल ओवर सिमिलर बेड रॉक, यानी एक ही बेड रॉक पर अलग अलग प्रकार की हमें सॉइल देखने को मिलती हैं और डिसिमिलर बेड रॉक पर सिमिलर सॉइल भी देखने को मिल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्हेन सॉइल आर वेरी यंग, जब सॉइल बहुत यंग होती हैं, एंड हैव नॉट मैच्योर्ड और मैच्योर्ड नहीं है, दिस सॉ स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद टाइप ऑफ पेरेंट रॉक्स। तो यहाँ पर उनके पेरेंट रॉक के साथ उनकी स्ट्रॉन्ग लिंक देखने को मिलती है। एंड ऑल्सो इन केस ऑफ सम लाइम स्टोन एरियाज, अब ज़्यादा लाइम स्टोन जहाँ पे है, वेयर द वेदरिंग प्रोसेस आर स्पेसिफिक एंड पेक्यूलियर, जहाँ पे स्पेसिफिक होता है, पेक्यूलियर बहुत विचित्र होता है। सॉइल विल शो क्लियर रिलेशन विद पेरेंट रॉक, तो यहाँ पे सॉइल क्लियर रिलेशन दिखाएगी। हाँ, बाद में चल करके टाइम के साथ साथ अगर उसको और कुछ चीज़ें मिल जाती हैं और ऐसी कहीं एरिया पे पहुँचती है जहाँ पे ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा मिल जाता है, क्लाइमेट उसका ऐसा ही है, वेदर बढ़िया मिल जाता है, फिर वहाँ पर आप जाके नाइट्रोजन खाद वाद छींट देते हैं, हो गई फर्टिलिटी बढ़ गई, इरिगेशन पानी बढ़िया मिल रहा है उसको, ठीक है। टोपोग्राफी आई, टोपोग्राफी लाइक पेरेंट मटेरियल उसका इज अनदर पैसिव कंट्रोल फैक्टर। अब पेरेंट मटेरियल तो आपको पहले ही पढ़ा है, अब टोपोग्राफी क्या होगी? द इन्फ्लुएंस ऑफ टोपोग्राफी इज फेल्ट थ्रू द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर ऑफ सरफेस कवर्ड बाय पेरेंट मटेरियल टू सनलाइट एंड अमाउंट ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज ओवर एंड थ्रू द पेरेंट मटेरियल। तो यहाँ पे ये होता है कि जो इन्फ्लुएंस होगा टोपोग्राफी का वो ऐसे समझा जा सकता है कि अमाउंट ऑफ एक्सपोजर ऑफ सरफेस ऑफ कवर्ड बाय पेरेंट मटेरियल टू सनलाइट, यानी उसका जो पेरेंट का तो जो पेरेंट मटेरियल है उसका जो सरफेस कवर्ड है पेरेंट मटेरियल से, तो उसका एक्सपोजर सनलाइट से कितना है, कितने अमाउंट, और जो सरफेस है कितनी दूर की सरफेस में या सब सरफेस है उस पर ड्रेनेज हो रही है ओवर एंड थ्रू द पेरेंट मटेरियल, ड्रेनिंग हो रही है, यानी डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं उसके ऊपर कैसे अपना प्रभाव डाल रहे हैं, ये चीज़ें हैं। फिर सॉइल्स विल बी थिन ऑन स्टीप स्लोप्स, अगर स्टीप स्लोप होगी तो सॉइल थिन होगा, क्यों? क्योंकि अब ऐसे स्टीप स्लोप है और इसके ऊपर अगर ऐसे कोई भी चीज़ होगी तो यहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कम होगी। अब स्टीप स्लोप पे ज़्यादा मोटी लेयर तो हो नहीं सकती, वो स्लाइड कर जाएगी, थोड़ा भी पानी आएगा कोई और एजेंट आएगा उसको बहा के लेके चला जाएगा। ज़्यादा वो क्रैक्स हो गया, मॉइस्चर उसमें कम हो गया, मॉइस्चर कम हुआ तो ड्राई हो गई तो उसके पार्टिकल अलग अलग हो गए, वो विंड वगैरह आई वो भी उड़ा के लेके चली गई, तो ये चीज़ होता है। जेंटल स्लोप देखेंगे तो इरोजन स्लो, वहाँ पे इरोजन स्लो होगा, पर्कुलेशन ऑफ वाटर ज़्यादा बढ़िया होगा, वाटर होल्ड करके रखेगा, सॉइल फॉर्मेशन जो है वो जो है फेवरेबल होगी, यानी अच्छी खासी सॉइल फॉर्मेशन होगी। फिर यहाँ पे गंगा प्लेन्स में आते हैं, बढ़िया एक ऐसे अलवियल सॉइल, ये सॉइल वो सॉइल सब लेयर बाय लेयर वो जमी पड़ी हुई हैं, उनको आके डिस्टर्ब करके दिखाओ, तो ये होता है। सॉइल्स ओवर फ्लैट एरिया में डेवलप थिक लेयर, और फ्लैट एरिया में थिक लेयर ऑफ क्ले जम सकती है, गुड एक्यूमुलेशन हो सकता है ऑर्गेनिक मैटर का, और सॉइल जो है वो डार्कर कलर की हो सकती है। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की, और क्लाइमेट की अगर हम बात करेंगे तो क्लाइमेट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है।
और एक्टिव फैक्टर होता है सॉइल फॉर्मेशन में। जो क्लाइमेटिक एलिमेंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं किसको, सॉइल डेवलपमेंट को। पहला मॉइस्चर हो गया, मॉइस्चर इन टर्म ऑफ इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, यानी जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर की इंटेंसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी कितना है, कितना ज़्यादा मॉइस्चर मिल रहा है, और ड्यूरेशन कितना है प्रेसिपिटेशन का, कि कितनी देर तक प्रेसिपिटेशन हो रही है, वहाँ पे इवोपरेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। प्रेसिपिटेशन हुई, इवोपरेशन हुई तो उसके अंदर का भी मॉइस्चर की सांद्रता कैसे है, ठीक है। सेकंड, टेम्परेचर इन टर्म ऑफ सीजनल एंड डायurnal वेरिएशन। अब एक दिन में कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, डायurnal रेंजेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, दिन में ज़्यादा है रात में कम है, तो ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। प्रेसिपिटेशन गिव सॉइल इट्स मॉइस्चर कंटेंट, तो प्रेसिपिटेशन से सॉइल को क्या मिलता है, ऑब्वियस सी बात है मॉइस्चर मिलेगा। और मेक्स केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पॉसिबल, और इसकी वजह से जो उसकी केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो पॉसिबल हो पाती हैं। एक्सेस ऑफ वाटर, अगर एक्सेस ऑफ वाटर है वो हेल्प करता है इन डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन, डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। क्यों, क्योंकि अगर अब ऐसे उसमें पानी हो गया तो उसका वेट ज़्यादा हो गया और उसको स्लाइड करने में मदद करेगा। थ्रू द सॉइल एलिविएशन एंड डिपॉजिट्स द सेम डाउन बिलो एलिविएशन, और उसको फिर नीचे ले जाके डिपॉजिट करने में भी मदद करेगा। तो इन क्लाइमेट लाइक इक्वेटोरियल रेनी, तो यहाँ पे इक्वेटर में अगर आप देखेंगे जहाँ पे रेनी कंडीशन हमें देखने को मिलती हैं, यहाँ पे रेन हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी तो हाई रेनफॉल है। तो नॉट ओनली कैल्शियम, तो ना केवल यहाँ पे कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बल्कि पोटेशियम, ये सारी चीज़ें भी एक मेजर रोल प्ले करेंगी। बट ऑल्सो मेजर पार्ट ऑफ सिलिका इज रिमूव फ्रॉम द सॉइल, और यहाँ से सिलिका रिमूव हो जाती है। रिमूवर ऑफ सिलिका फ्रॉम सॉइल इज नोन एज डीसिलिकेशन, और जब किसी चीज़ कोई चीज़ रिमूव होती है तो उसको हम डीसिलिकेशन के नाम से जानते हैं। इन ड्राई क्लाइमेट में क्या होता है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, एवेपरेशन एक्सीड्स, और एवोपरेशन जब एक्सीड हो जाता है प्रेसिपिटेशन को, हेंस ग्राउंड वाटर क्या होता है, ब्रॉट अप टू द सरफेस बाय कैपिलरी एक्शन, तो यहाँ पे नीचे से कैपिलरी एक्शन होता है और ग्राउंड वाटर ऊपर आता है, ठीक है। फिर एंड इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में द वाटर एवोपरेट्स लिविंग बिहाइंड सॉल्ट्स इन द सॉइल, और फिर पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन फिर वही मैंने जैसे कि आपको क्वेश्चन में बताया था कि इसमें जो आपकी सॉल्ट है वो सॉल्ट रह जाती है। सच सॉल्ट फॉर्म इनटू अ क्रस्ट एंड द सॉइल इज नोन एज हार्ड पैन्स, और ऐसे सॉल्ट जो फॉर्म होते हैं क्रस्ट में उनको हम हार्ड पैन के नाम से जानते हैं। इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट में एंड इन एरियाज विथ इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन कंडीशंस, कैल्शियम कार्बोनेट नोड्यूल्स यानी कंकर फॉर्म होते हैं वो, ठीक है। टेम्परेचर एक्ट टू वे, दो तरीके से टेम्परेचर काम करता है, एक इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, या तो रिड्यूस करेगा या तो इंक्रीज करेगा। तो जो केमिकल एक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है इन हायर टेम्परेचर्स, हाई टेम्परेचर होगा तो केमिकल एक्टिविटी इंक्रीज होगी, और अगर कूलर टेम्परेचर होगा तो केमिकल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी विद एन एक्सेप्शन ऑफ कार्बोनेशन, कार्बोनेशन को छोड़ करके। एंड स्टॉप्स इन फ्रीजिंग कंडीशन, और जैसे ही कंडीशन फ्रीज कर जाती है वहाँ ये चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं। दिस इज़ वाई ट्रॉपिकल सॉइल्स विद हायर टेम्परेचर, और इस वजह से जो आपकी ट्रॉपिकल सॉइल्स होती हैं जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, सो डीपर प्रोफाइल्स, वहाँ पे आपको सॉइल की प्रोफाइल ज़्यादा डीप देखने को मिलेगी। और फ्रोजन टुंड्रा रीजन में सॉइल कंटेन लार्जली मैकेनिकली ब्रोकन मटेरियल्स। अब बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है, द वेजिटेटिव कवर और ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्यूपाई करते हैं पैरेंट मटेरियल्स को फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से ही, एंड ऑल्सो एट लेटर स्टेजेस, और बाद के स्टेजेस में भी वो हेल्प करते हैं एडिंग ऑर्गेनिक मैटर। सही बात है, वेजिटेशन होगा, पत्तियां होंगी, ह्यूमस होगा, ऑर्गेनिज्म होगा, मरेंगे, कार्बन आएंगे, एसिड्स बनेंगे, ये तो आपको पहले ही पता है। तो मॉइस्चर रिटेंशन भी होता है, नाइट्रोजन यहाँ पे आएगा, फिर डेड प्लांट जो होंगे वो ह्यूमस प्रोवाइड करेंगे, फाइनली डिवाइडेड और देन फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मैटर, और यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर भी देखेगी। ऑफ सॉइल सम ऑर्गेनिक एसिड विच फॉर्म ड्यूरिंग ह्यूमिफिकेशन, कुछ ऑर्गेनिक एसिड जो कि फॉर्म कब होते हैं, ह्यूमिफिकेशन के टाइम में, वो एड करते हैं डीकम्पोज करने में मिनरल्स ऑफ द सॉइल पेरेंट मटेरियल, सॉइल के पेरेंट मटेरियल्स में, ठीक है।
इंटेंसिटी ऑफ बैक्टीरियल एक्टिविटी। अब बैक्टीरियल एक्टिविटी की इंटेंसिटी क्या है? सोज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन सॉइल्स ऑफ कोल्ड एंड वार्म क्लाइमेट। अब बताइए कि जो अगर आप देखेंगे कोई भी, आपने सुना होगा कि अगर किसी की मौत हो जाती है इक्वेटर पे तो वो जल्दी डिकम्पोज होगी, वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा हैं, ऑर्गेनिजम्स और डिजीज़ ज़्यादा हैं। लेकिन अगर वहीं एंटार्क्टिक आर्कटिक पे या ठंडी जगह पे किसी की मौत होती है, उसकी बॉडी डिकम्पोज जल्दी नहीं होती है। तो यही चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर रिएक्शंस कम हो रही हैं, वहाँ पे ये जो डिकम्पोजर्स हैं वो कम हैं। ह्यूमन एक्यूमुलेट्स इन कोल्ड क्लाइमेट्स। ह्यूमस एक्यूमुलेट होता है कोल्ड क्लाइमेट में। एंड बैक्टीरियल ग्रोथ इज स्लो, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ स्लो होती है। विथ अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जल्दी डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ लो बैक्टीरियल एक्टिविटी, क्योंकि वहाँ बैक्टीरिया की मात्रा कम होती है। लेयर्स ऑफ पीट डेवलप इन सब आर्कटिक एंड टुंड्रा क्लाइमेट। और जो लेयर्स हैं किसके? पीट के, वो डेवलप होते हैं सब आर्कटिक और टुंड्रा क्लाइमेट में। जबकि ह्यूमिड ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन में बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होती है और उनका जो एक्शन होता है वो इंटेंस होता है, वो एक्शन इंटेंस होता है, जिसकी वजह से जो वेजिटेशन है वो रैपिडली ऑक्सीडाइज हो जाती है, जो लीव करती है लिविंग वेरी लो ह्यूमस कंटेंट इन द सॉइल। और यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट काफ़ी कम होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इक्वेटोरियल रीजन में तो पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं लेकिन ह्यूमस कंटेंट वहाँ ज़्यादा होता है या कम होता है, तो आप कहेंगे ह्यूमस कंटेंट लो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बैक्टीरियल ग्रोथ है और उनके एक्शन है वो इस वेजिटेशन को रैपिडली ऑक्सीडाइज कर देते हैं और वो लीविंग लो ह्यूमस कंटेंट इन द सॉइल। और फर्दर जो बैक्टीरिया होती है, अब ये आपके क्वेश्चन भी आता है कि कहाँ पे फर्टिलिटी सॉइल की ज़्यादा हो सकती है, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। फिर बैक्टीरिया एंड अदर सॉइल ऑर्गेनिज्म टेक गैसेस नाइट्रोजन। और जो बैक्टीरिया होते हैं, दूसरे सॉइल होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो टेक गैसियस नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, वो नाइट्रोजन से एयर लेते हैं, कन्वर्ट इनटू केमिकल फॉर्म में चेंज करते हैं। दैट कैन बी यूज बाय प्लांट। फॉर एग्जांपल आपका राइजोबियम हो गया, दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। जैसे हम लोग अभी खेतों में अपने फर्टिलाइजर डालते हैं नाइट्रोजन को बढ़ाने के लिए जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, वैसे ही अरहर के अगर आप देखेंगे जड़ में तो वहाँ पे राइजोबियम पाया जाएगा और वो अपने आप खींचता है। जैसे कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो कि कहाँ रहता है? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट में, अरहर में आपको पाया जाएगा, ये देखने को मिलेगा, जो कि फिक्स करता है नाइट्रोजन को, बेनिफिशियल टू होस्ट प्लांट्स, और ये होस्ट बन के वहीं पे रहता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ रॉ लार्ज एनिमल जैसे कि एंट हो गया, टर्माइट हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, रोडेंट हो गया, इज मैकेनिकल, वो मैकेनिकल होता है, बट इट इज़ नेवरदलेस इम्पॉर्टेंट इन सॉइल फॉर्मेशन। पर ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते सॉइल फॉर्मेशन में। दे रीवर्क ऑफ सॉइल नेवरदलेस इम्पॉर्टेंट एंड इन सॉइल फॉर्मेशन बट दे रिवर्क द सॉइल अप एंड डाउन। पर ये इनका काम क्या होता है कि नीचे से वो सॉइल में अपना होल करेंगे, कुछ ह्यूमस प्रोवाइड करेंगे, कुछ वहाँ पे जो है वो एक्सक्रीशन करेंगे और उसको छानते हैं, फाइन पार्टिकल बनाते हैं जो आपके अर्थवॉर्म होते हैं। फिर एक चीज़ और है कि वो पोर्स बनाते हैं, जब पोर बनाएंगे तो पानी नीचे तक जाएगा, अच्छी तरीके से ड्रेनेज होगा, पर्कुलेशन हाई होगा, वहाँ पे जो एयर है वो और अच्छी तरीके से जा पाएगा, रिएक्शन बढ़ेगा, फर्टिलिटी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म दे फीड ऑन सॉइल, सॉइल खाते हैं तो टेक्सचर और केमिस्ट्री ऑफ द सॉइल तो बढ़ा देते हैं, अच्छा कर देते हैं, कम्स आउट देयर बॉडी चेंजेस की वजह से। टाइम की बात करते हैं तो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कंट्रोलिंग फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन का। द लेंथ ऑफ टाइम द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस ऑपरेट, जितनी देर तक सॉइल की फॉर्मेशन की प्रोसेस चलती रहेगी वो डिटरमाइन करती है कि मैच्योरेशन ऑफ सॉइल एंड प्रोफाइल डेवलपमेंट कैसा होगा, कितनी मैच्योर सॉइल बनेगी, कौन सी प्रोफाइल का डेवलपमेंट होगा। अ सॉइल बिकम्स मैच्योर व्हेन ऑल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस एक्ट फॉर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम। तो एक सॉइल तभी मैच्योर बनती है जब सभी प्रोसेसेस जो होती हैं वो सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम के लिए हों। डेवलपिंग प्रोफाइल, एक प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए, एक प्रोफाइल को अच्छी तरीके से डेवलप होने के लिए। सॉइल डेवलपिंग फ्रॉम रिसेंटली डिपॉजिटेड एलुवियम, तो जो सॉइल डेवलपिंग होती है रिसेंटली डिपॉजिटेड एलुवियम से या फिर ग्लेशियल टिल से आर कंसीडर्ड यंग, उनको हम यंग कहते हैं एज दे एग्जिबिट नो हॉरिजोन्स, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशंस नहीं होती हैं, अभी वहाँ पे हॉरिजोन्स डेवलप नहीं हुए, या फिर ओनली पुअरली डेवलप्ड हॉरिजोन्स, यानी या फिर उसमें जो हॉरिजोन्स हैं वो पुअरली डेवलप्ड हैं। नो स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम इन एब्सोल्यूट टर्म कैन बी फिक्स्ड, और ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि इतना साल लगेगा तो इतने में हो जाएगी, नहीं, वो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग प्रोसेस
प्रोसेस के हिसाब से इरोजन कैसे हो रहा है, वेदरिंग कैसे हो रहा है, डिनंडेशन कैसे हो रहा है, पेरेंट मटेरियल किस टाइप का है, उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला है, और फिर वहाँ पे कंडीशन कैसी है, अवेलेबिलिटी कैसी है ह्यूमस की, वेजिटेशन की, और फिर ऑर्गेनिक, केमिकल कंपाउंड, केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल जो फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, ये क्या कैसे हैं, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और यहीं पे ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब आगे हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे एवोल्यूशन एंड देयर लैंडफॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन के बारे में।